11वीं कक्षा की गृह विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 आप सबके सामने पेश है, जो कि इकाई 1 के अंतर्गत शामिल है। इकाई 1, जहाँ पर आपको स्वयं को समझना यानी किशोर अवस्था के बारे में मुख्य रूप से पढ़ाया और समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ में और इकाई में क्या समझाया जाता है। प्रथम इकाई जो है वो किशोर अवस्था पर केंद्रित है। यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें आप इस समय हैं। इस इकाई में मूलतः स्वयं को समझने पर चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न विषयों पर आपकी समझ के बारे में चर्चा की गई है। यह विषय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपके पोषणीय और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय और स्थान के मूलभूत संसाधनों का प्रबंधन, आपके आसपास मौजूद वस्त्र तथा आपके संचार कौशलों आदि विषय का अध्ययन करता है। यानी जो पाठ है आपको स्वयं की जानकारी देगा और ज़्यादातर इसमें जो है वो किशोर अवस्था की जानकारी दी जाएगी। किशोर अवस्था की जानकारी क्यों दी जाएगी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11वीं कक्षा का ये पाठ्यक्रम होने की वजह से जितने भी छात्र इस पाठ से जुड़ते हैं या पढ़ते हैं वो किशोरावस्था में हैं, और किशोरावस्था की ही जानकारी इसलिए उनको दी जा रही है क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ही समस्यात्मक जो अवधि होती है बच्चों के लिए ये वो होती है, जिससे संबंधित आपको हर एक वो जानकारी मिलेगी यहाँ पर, जिससे कि आप स्वयं को बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। इस इकाई का अंतिम अध्याय जो है वो किशोर जीवन को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता हुआ, यानी जब ये आखिरी इकाई आप इसके पाठ से संबंधित पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर जो किशोर है उसका जो जीवन है परिवार से जुड़ा हुआ जो, और बड़े स्तर पर जो समाज के साथ जुड़ाव है उसका, वो उससे संबंधित भी एक अलग से जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर बच्चे जो हैं जो किशोर अवस्था में हैं वो अपने आप को स्वयं को जानने में एक बड़ी जो मदद है वो हासिल कर सकेंगे। उसे अगली इकाई की ओर ले जाता है। अगली इकाई में परिवार, विद्यालय, समुदाय और समाज के संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा, और यही चीज़ आपको नेक्स्ट जो आपको चैप्टर है उसमें आपको समझने में मदद करेगा। सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले तीसरा पाठ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। आपको पहले दूसरा पाठ पढ़ना पड़ेगा। आप जब यहाँ की चीज़ें समझ जाएंगे तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको पाठ 3 में अन्य चीज़ें जो हैं उन्हीं किशोरों को साथ लेकर चलते हुए समझाया जाएगा। पाठ 2 है जिसका नाम है स्वयं को समझना, जहाँ पर अभी जो विषय है उपविषय यानी मुझे मैं कौन बनाता है, यानी हम स्वयं को किन आधार पर जान सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मुझे मैं कौन बनाता है, यानी कि आप में कुछ दूसरों से अलग होगा, आपकी कोई तो पहचान होगी जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग हैं। हर कोई घर परिवार में आप बोलेंगे कि घर परिवार में सभी एक जैसे होते हैं, बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सी बारीक चीज़ें या छोटी चीज़ें जो हैं वो हर किसी को एक दूसरे से अलग करती हैं, जिससे आप स्वयं की जानकारी ले सकते हैं और मैं के विषय में जान सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों से अलग बनाती हैं, और मुझे मैं कौन बनाता है इसकी भी जानकारी देता है। अब इस पाठ के बारे में यहाँ पर यही बताया गया है। उद्देश्य यही है कि इस पाठ के जरिए आप स्वयं को जानेंगे, उसकी अनुभूति कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, और किशोरावस्था में किस तरीके से बच्चे जूझते हैं कई समस्याओं से उनके विषय में बताया जाएगा, और साथ ही शैशवावस्था बाल्यावस्था के बारे में भी बताया जाएगा और किशोरावस्था के बारे में। ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि आपको इन्हीं तीन सिर्फ अवस्थाओं की जानकारी क्यों दी जा रही है, क्योंकि आप जो पहले की क्लासेस आप अगर 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ये पढ़ रहे हैं तो 10वीं कक्षा तक आप जो पढ़ आए हैं, जहाँ पर आप अपनी शैशवावस्था बाल्यावस्था सब बिता चुके हैं, तो उसकी जानकारी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही इस वक्त जिस कक्षा में आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं और इस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला हर एक बच्चा जो है वो किशोर अवस्था में है, तो उनको उस अवस्था की जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको इन 3 अवस्थाओं की जानकारी दी जा रही है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले परिचय दिया जा रहा है कि पाठ में आपको किन किन चीज़ों की जानकारी मिलेगी। हमारे माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधियों, मित्रों तथा हमारे बीच अनेक ऐसी बातें हैं जो
परंतु फिर भी हम में से प्रत्येक अलग व्यक्ति है। यानी कहने का अर्थ ये है कि घर परिवार में बहुत हद तक सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ मायनों में हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति अलग पहचान बनाए होता है, जो अन्य सभी से भिन्न होते हैं। इस अनोखेपन की यह अनुभूति हमें अपने होने का एहसास कराती है। मैं होने की अनुभूति जो आप, वह और अन्य से अलग है। साफ अर्थों में जो आपको दूसरों से अलग करती है, जो मैं आपको एहसास कराती है, वो यही है। कोई भी छोटी सी बात जो आप में अलग है, जो दूसरों में नहीं है, आप में है। इस वजह से आप अलग हैं और आप हैं। तो हम स्वयं की इस अनुभूति का विकास कैसे करते हैं? एक प्रश्न आपको उत्तर के साथ इस पाठ में मिलेगा। फिर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपना वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या ये समय के साथ बदल जाता है? ये प्रश्न आपके सामने पेश किया जाएगा उत्तर के साथ, कि जिस वजह से आपकी पहचान है, जिन अलग चीज़ों की वजह से, क्या वो समय के साथ बदलती रहती हैं या हमेशा वो ऐसी आपके साथ बनी रहती हैं? स्वयं के कौन से तत्व होते हैं? हमें स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या हमारा स्वयं हमारे लोगों से मेलजोल के ढंग को प्रभावित करता है? इस इकाई में हम इन्हीं तथ्यों और स्वयं को अन्य रोचक पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपको इस पाठ में मिलेंगे, उनके उत्तर के साथ, जिससे कि आपको मैं के विषय में, आपको अपने विषय में जानकारी देने में सफलता हासिल हो सके। स्वयं की जो संकल्पना है उससे जुड़ी दो और संकल्पनाएं हैं। यानी आपको अपने विषय में जो जानने की एक पहल इस पाठ के जरिए जो शुरू की गई है, जहां पर आपको अपने आप के बारे में जानने की एक कोशिश कराई जाएगी। तो उसके दो अन्य भाग ये भी हैं, पहचान और व्यक्तित्व। यानी पहचान क्या है और आपकी पर्सनालिटी क्या है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं में इन तीन संकल्पनाओं में अंतर करते हैं, फिर भी ये संकल्पनाएं आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। मिलती जुलती इस वजह से है क्योंकि पर्सनालिटी से ही आपकी पहचान बनती है, और पहचान तभी है जब आपकी पर्सनालिटी है। मतलब कई हद तक ये चीज़ें जो हैं आपस में जुड़ी होती हैं। तो आप इनको अलग अलग करके अलग तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा विस्तार से, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी ही होती हैं। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पर यह समझाया जाएगा कि स्वयं क्या है, यानी आप क्या हैं, आप को ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलग बनाती है, आपको अपनी पहचान कराना है। स्वयं क्या है? स्वयं जिसका अर्थ हर कोई जानता है। अब यहाँ पर हमें अपने बारे में जानने के लिए ये स्वयं को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां हैं जो स्वयं से शुरू होती हैं। यानी वेबस्टर की एक डिक्शनरी है जिसमें 500 प्रविष्टियां हैं जो स्वयं शब्द से शुरू होती हैं, यानी स्वयं को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ती हैं। स्वयं की जो अनुभूति का अर्थ है, यानी हम जो स्वयं को महसूस करते हैं, खुद को महसूस करते हैं, उसका अर्थ क्या है? यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती हैं। तो ये जो है वो स्वयं की अनुभूति है। किशोरावस्था क्या है? जीवन की वह अवधि जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं। इसके दौरान हम इस अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। अब किशोरावस्था में जो है ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं, मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं। बच्चे सोचते हैं, जब किशोरावस्था में वो शामिल हो जाते हैं तो वो खुद पर ध्यान देते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। वो बहुत जो है चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। शारीरिक स्वभाव में आप देखेंगे कि वो अपने सुंदर दिखने पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किशोरावस्था की पहचान कराती हैं। तो इसमें बच्चा जो है स्वयं को परिभाषित करने की बहुत कोशिश करता है। बच्चा सोचता है कि मुझे भी लोग जाने पहचाने, मुझे सराहें कि मैंने ये बड़ा काम किया है, ये मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो किशोरावस्था है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों ने ये प्रश्न बहुत बार सोचा होगा, जबकि आप में से कुछ इस बात से अवगत नहीं होंगे कि वे इन पक्षों के बारे में सोचते रहे हैं या नहीं। अब आपको यहाँ पर इसी से संबंधित एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आपको अपने बारे में 10 ऐसी बातें सोचनी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और जिससे आप स्वयं की पहचान कर सकते हैं। और ये जो आपको बीच में ये खाली जगह दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, कि मैं ये हूँ, यानी कि आप में ये खूबी है, आप इस वजह से दूसरों से अलग हैं
और यही मेरी पहचान है। तो ऐसी 10 बातें आपको ढूंढनी है जो आपके लिए एक क्रियाकलाप है जिससे आप स्वयं को जान सकेंगे। आपने अपने बारे में जो वक्तव्य लिखे, यानी आपको ये जो 10 पंक्तियां लिखने को दी गई हैं, ये वक्तव्य जो आपने लिखा, तो उसकी आपको दोबारा जांच करनी होगी। इनमें से कुछ आपके जो, अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये गारंटीड है कि आप जो 10 पहचान अपनी करेंगे, वो 10 पहचान जो है आपके भौतिक पक्षों को दर्शाएंगे, आपके शरीर के बारे में वर्णन करेंगे। कुछ वक्तव्य जो है आपकी अनुभूति और भावनाओं को दर्शाएंगे। अनुभूति जो आप महसूस करते हैं, भावनाएं जो आपके इमोशंस हैं वो आप लिखेंगे। कुछ में आप अपनी मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में बताएंगे। क्षमता, मानसिक क्षमता यानी आपकी एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी है, आप उसके बारे में बताएंगे कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ या इन चीज़ों में बेकार हूँ। तो ये आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बताएगा। कुछ वक्तव्यों में आप अपने व्यक्तियों के साथ अपने संबंध बताएंगे जो आपके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं और प्रतिदिन के संबंधों के संदर्भ में है, जैसे बेटा बेटी, भाई बहन, छात्र छात्रा आदि। अर्थात आपने अपने परिवार और समुदाय में सामाजिक संदर्भों के संबंध में स्वयं को परिभाषित किया है। आप में से कुछ ने स्वयं स्वयं को अपनी संभाव्यताओं यानी संभावना के आधार पर अपने आप को पहचानेंगे या क्षमताओं के संदर्भ में, तथा कुछ ने अपनी मान्यताओं के संदर्भ में दर्शाया होगा। कुछ बातों में आपने स्वयं को एक कर्ता के रूप में वर्णित किया होगा कि मैं ये चीज़ें करने में माहिर हूँ, या फिर कर्ता, या फिर आप ये चीज़ें भविष्य में चलकर करेंगे। तो एक कर्ता के रूप में आप अपने आप को वर्णित करेंगे जो आप एक व्यक्ति के रूप में निष्पादित करते हैं। कुछ में एक अभिकारक के रूप में, जबकि अन्य में आपने स्वयं को एक विचारक के रूप में वर्णित किया होगा। विचारक के रूप में जैसे कि आप जो है दूसरों से अलग किस तरीके से सोचते हैं लोग आपके बारे में, या आप जो चीज़ें सोचते हैं जिन विषयों को लेकर लोग किस तरीके से सोचते हैं और आपकी सोच क्या है, तो एक विचारक वर्णन होगा आपके बारे में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्वयं के अनेक आयाम हैं, यानी कि आपको अपने आप को पहचानने के कई कारण मिल जाएंगे आपको इस तरीके से। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, आप अपने आप को एक पहचानने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप में यह स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। व्यक्तिगत यानी आप पर्सनल लेवल पर, और सामाजिक रूप में जब आप अपने विचारों को या घर परिवारों को नज़र में रखते हुए आप अपने आप को आगे रखते हुए ये बताएंगे कि मैं ये हूँ, तो एक पर्सनल लेवल हो जाता है और एक सामाजिक रूप से हो जाता है, सोशल लेवल पर हो जाता है, जहाँ आप अपने आप की पहचान करेंगे। तो स्वयं के ये विभिन्न आयाम हैं। व्यक्तिगत स्वयं के वे पक्ष हैं जिनसे केवल आप जुड़े हैं, जबकि सामाजिक स्वयं का अर्थ उन पक्षों से है जहाँ आप अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं। इनमें आपस में बांटना, सहयोग, समर्थन और एकता आदि शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि स्वयं शब्द का अर्थ उनके अनुभवों, विचारों, सोच तथा अनुभूति का संपूर्ण रूप है जो स्वयं के विषय में है। यह एक विशिष्ट ढंग है, यानी एक विशेष तरीका है जिससे हम स्वयं को परिभाषित करते हैं। यह विचार कि हम स्वयं हम हैं, यह स्वयं की धारणा की ही अभिव्यक्ति है। यानी कि हम स्वयं की अभिव्यक्ति कैसे कर रहे हैं, यानी स्वयं के बारे में कैसे बता रहे हैं कि हम स्वयं जो है हम हैं। आपने स्वयं, संकल्पना और स्वाभिमान शब्दों को अपने तथा अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अवश्य सुना और उपयोग किया होगा। जब आप उनका उपयोग करते हैं तब आपका क्या आशय होता है, नीचे दिए गए खंड में आप अपने विचार लिख सकते हैं और नीचे दी गई परिभाषा को पढ़ने के बाद इन पर चर्चा भी करें। तो ये आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है जहाँ पर आपको अपने बारे में और स्वयं की जो संकल्पना है और स्वाभिमान शब्दों को अपने तथा व्यक्तियों के संदर्भ में सोचते हुए, समझते हुए अपने बारे में लिखना है और उस पर ध्यान देना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर वो यही बताता है कि वो चीज़ें जो हमें दूसरों से अलग है वो हम अपने आप की पहचान मानते हैं, और हमें हमारी अपनी पहचान जो है जब हम अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो दो आधार पर मिलती हैं, एक पर्सनल लेवल पर, एक सोशल लेवल पर। यानी आप व्यक्तिगत रूप से और एक सामाजिक रूप से लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी चीज़ों को समझते हैं। और बहुत से ऐसे और अन्य कारण भी ऊपर बताए गए थे जो हमने पढ़े कि यहाँ पर आप अपनी भौतिक और मानसिक क्षमताओं और बाकी अन्य आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे कंपेयर करते हुए जो भी चीज़ें हैं आप अपने आप को समझते हैं, और वही आप अपने आप को जानने की एक कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो आप हैं। स्वसंकल्पना तथा स्वाभिमान पहचान के तत्व हैं।
पहचान के अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट लग रहे हैं 2 4 6 8, बहुत इंग्रेडिएंट्स लग सकते हैं। तो पहचान है, उसके तत्व हैं स्वसंकल्पना तथा स्वाभिमान। यानी आपका जो स्व है, यानी कि आप स्वयं जो हैं वो आप अपने अभिमान और अपनी संकल्पना के आधार पर हैं। यही इसके तत्व हैं जहां आप अपने आप की पहचान कर पाते हैं, यानी कि स्वसंकल्पना तथा स्वाभिमान। स्वसंकल्पना एक व्यक्ति का विवरण है, यह कि मैं कौन हूँ प्रश्न का उत्तर देता है। स्वसंकल्पना क्या है कि मैं कौन हूँ, इसके उत्तर जो होते हैं, जो आप सोचते हैं स्वयं से, वही आपको बताता है कि आप हैं, स्वयं हैं, मैं हैं, और आपको मैं कौन बनाता है इसकी जानकारी देता है। हमारी इस बात की संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियां और विचार हम क्या करने में सक्षम हैं शामिल होते हैं। स्वसंकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वाभिमान है। अब जो स्वसंकल्पना है वो उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? स्वाभिमान। उन मानकों जिन्हें हमने स्वयं अपने लिए तय किया है के अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ बैरियर्स बना लेते हैं, आप कह सकते हैं। कुछ के लिए वो बैरियर्स हो जाते हैं और कुछ के लिए वो आगे विकास के मार्ग बन जाते हैं। आप कुछ एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आपको यही एक पहचान दिलाता है कि मैं इन चीज़ों में शामिल नहीं होता, या फिर मैं इन चीज़ों को ज़रूर करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मानक हैं आपके, जिन्हें हमने स्वयं अपने लिए खुद ही तय किया होता है। यानी मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद है, तो ये मानक हैं जो आपने खुद से तय किए हुए होते हैं। तो उसके अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान क्या कहलाता है, ये हमारा स्वाभिमान जो है ये कहलाता है, जो मानक हमने खुद से तय किए होते हैं। यही हमारा अभिमान बन जाता है आगे चलकर। काफ़ी सीमा तक ये समाज से प्रभावित होता है, क्योंकि समाज में हम जो देखते हैं उसको देखने के बाद या तो कुछ लोग एज इट इज़ उसे अपना लेते हैं, या फिर कुछ उसमें बदलाव करके आप अपना एक नया तरीका उसमें बनाते हैं, और उस तरीके से आप अपने लिए एक मानक जो है वो तैयार कर लेते हैं जो समाज से प्रभावित होता है। यह एक व्यक्ति का स्व मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन यानी आप अपने आप को जांचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद आप उसमें से पाते हैं कि आप में क्या गलत है, क्या सही है। इसको मूल्यांकन करना कहते हैं। और जब आप ये जान जाते हैं कि आपने कौन से मानक अपने लिए तैयार किए हैं, या आपकी स्व संकल्पना क्या है और आपके स्वाभिमान क्या है, तो आप अपना स्व का मूल्यांकन कर चुके होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पहचान क्या होती है। यहाँ पर जो विषय है वो ये बताएगा हमें कि हमारी पहचान क्या होती है, या फिर हमारी या आपकी ही नहीं, एक कॉमन बात लेकर चलते, एक जनरल बात लेकर चल रहे हैं कि पहचान आखिर क्या होती है। इस पृष्ठ पर दिए गए क्रियाकलाप के संदर्भ में आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हाँ, आप वही व्यक्ति हैं, या नहीं, आप वही व्यक्ति हैं, अथवा आप हाँ और नहीं दोनों उत्तर देते हैं। अब आप क्रियाकलाप की तरफ देखते हैं पहले हम, फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप में लिखा है कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल पहले थे? अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं हाँ में जवाब देंगे और कुछ लोग नहीं में जवाब देंगे। हाँ में जवाब देने वाले वो लोग होंगे जो 5 साल पहले कुछ और थे लेकिन आज कुछ और हैं। हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आप बहुत समझदार हों, आगे बढ़ चुके हों विकास के मार्ग पर, आप पहले से ज़्यादा समझदार हों, या फिर बहुत लोग होंगे कि वो पहले से ज़्यादा बदतर हालत में हो, यानी कि पहले वो सही थे अब वो गलत है। तो दोनों ही सिचुएशन में हाँ होगा, और नहीं तो उत्तर उनका ही होगा जो पहले भी वैसे थे आज भी वैसे हैं। इस विषय पर कुछ देर आप सोचें ताकि आप अपने आप को जान सकें कि क्या आप 5 साल पहले वही व्यक्ति थे जो आज भी हैं, या फिर आज नहीं है। तो इस विषय पर कुछ देर सोचने के बाद या फिर नीचे दिए गए स्थान में अपने विचार तथा उन विचारों के कारण लिखें। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा कि आप 5 साल पहले वही थे जो आज हैं, और अगर नहीं है तो आपका उत्तर हाँ या नहीं के अनुसार। अब हम यहाँ पर बात को समझेंगे जो इस टॉपिक के अंदर समझाया गया है कि पहचान क्या होती है। इस पृष्ठ पर दिए गए क्रियाकलाप के संदर्भ में आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? हाँ में आप वही व्यक्ति हैं, या नहीं में
कि आप वही व्यक्ति नहीं हैं, अथवा आप हाँ और नहीं दोनों के उत्तर देते हैं। यह संभव है कि आपका उत्तर जो है वो हाँ और नहीं दोनों में हो। कई बार बहुत से लोग जो है हाँ और नहीं दोनों ही परिस्थितियों में उलझे हुए उत्तरों में होते हैं, जहाँ बहुत सी चीज़ें जो है आप में बदल गई हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं भी बदली हैं, तो वहाँ पर उत्तर हाँ और नहीं दोनों में होता है। पिछले कुछ सालों में आपके शरीर में कई बदलाव हुए होंगे, तो ये भी एक बदलाव है। पहले के मुकाबले आज आप अधिक लोगों को जानते हैं, तो ये भी एक बदलाव है। तथा उनके साथ आपके संबंध है, तो ये भी एक बदलाव है। अब आपकी बात को समझने तथा उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका संभवतः बदल गया होगा। अब आपने जब इतनी बात पढ़ी कि आपको किस आधार पर बदलाव समझना है, तो अब आपके उत्तर में निश्चित रूप से हाँ और ना जो है वो बदल गया होगा। तो यहाँ पर बदलाव किन किन आधारों पे दिया गया है? आपके शारीरिक बदलाव पर, आपके सामाजिक बदलाव पर, आपका शरीर जो है पहले जैसा नहीं रहा, आपके दूसरों से संबंध जो है वो कैसे रह गए हैं, पहले से अच्छे हैं या पहले से बेकार हैं। तो इन आधारों पर संभवतः बदल गया होगा आपका उत्तर जरूर, जब आप इस चीज़ को आधार पर रखकर सोचेंगे कि क्या आप में ये चीज़ों में बदलाव आया है। आपने अपनी कुछ मान्यताओं और मूल्यों को भी बदल दिया है, और शायद आपकी पसंद और नापसंद भी बदल गई होगी। तो आप वास्तव में वही व्यक्ति नहीं हैं जो 1 वर्ष पहले थे। फिर भी आप जितना भी पीछे को याद करें, आपके अंदर वह व्यक्ति होने की एक त्रुटिहीन अनुभूति निहित है। यानी आप अपने आप को अब जितना भी महसूस करेंगे कि आप क्या हैं इस वक्त पर, तो जब आप महसूस करेंगे तो आपका अंदर का व्यक्ति आपको त्रुटिहीन अनुभूति निहित है। यानी हर व्यक्ति जब अपने आप को ध्यान से सोचता है, पिछले वक्त को आधार पर रखकर, पहले मैं ऐसे था, आज ऐसा नहीं हूँ, पहले मैं ऐसा हुआ करता था, आज भी मुझे ऐसा होना चाहिए, कितना बदल गया हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बुरी लग रही है कि अब वो मेरे में वो बात नहीं रही, तो ये त्रुटि है, आप अपने आप में वो कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये अनुभूति सब में निहित होती है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एक रूपता का भाव बनाए रख सकते हैं, चाहे उनके जीवन में दशकों से कितने भी बदलाव और निरंतरता के विघ्न आए हों। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जितना चाहे उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परेशानियां आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां हों, उनका जीवन एक सा हमेशा बना रहता है, लेकिन ज़्यादातर का एक सा नहीं रहता है। दूसरे शब्दों में, हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है, एक ऐसी अनुभूति जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं के मामले में हम व्यक्तिगत पहचान, यानी हम अपने स्वयं को जानने के लिए व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पर आप आपकी पहचान कर सकते हैं, और सामाजिक पहचान के बारे में बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति की उन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। व्यक्तिगत पहचान में आप अपने शारीरिक रूप में, आपके बिहेवियर के रूप में आप पहले कैसे थे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने में बदलाव महसूस करेंगे। फिर सामाजिक में आप लोगों से पहले से ज़्यादा जुड़े हैं, अब आप लोगों को ज़्यादा जानते हैं, आपका उनसे ज़्यादा अच्छे संबंध है, पहले अच्छे थे या आज अच्छे हैं, पहले बिगड़े थे या आज अच्छे हैं। तो इस लेवल पर आपकी जो है बदलाव आ चुके होते हैं। तो सामाजिक पहचान का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति के वे पक्ष हैं जो उसे समूह से जोड़ते हैं, जैसे व्यावसायिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से। अब जो समाज से व्यक्ति जुड़ता है वो किन आधारों पर जुड़ता है? व्यावसायिक, आप जॉब करते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, सांस्कृतिक रूप से आप लोगों से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जब आप स्वयं को एक भारतीय के रूप में सोचते हैं, तो आपने स्वयं को एक देश में रहने वाले लोगों के समूह के साथ जोड़ा है। जब आप अपने आप को एक गुजराती या मिजो के रूप में बताते हैं, तब आप कहते हैं कि आप उस राज्य में रहने वाले लोगों की कुछ विशेषताएं रखते हैं, और ये विशेषताएं आपको भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से भिन्न बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप किसी राज्य विशेष की बात करेंगे कि आप वहाँ रहते हैं और आपका उन्हीं लोगों से बहुत सारी विशेषताएं मिलती जुलती हैं, लेकिन अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से आप बहुत भिन्न हैं, तो ये आप अपनी पहचान का एक तरीका जो है, एक लेवल है, एक स्टेज है, जिसे आप परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर कि वो भिन्नता मुझ में है। इस प्रकार एक गुजराती होना आपकी सामाजिक पहचान का एक आयाम है, एक लेवल है, एक स्टेज है, एक तरीका है। ठीक उसी तरह जैसे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या एक शिक्षक, किसान या वकील होना, यानी ये सब एक दूसरे से अलग है किसी न किसी तरीके से। अगर मैं शिक्षक हूँ और आप छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम दोनों ही शिक्षक हो जाएंगे तो हम में तो समानता हो जाएगी, ना कोई किसी को पढ़ाएगा, ना कोई किसी से सीखेगा। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये नेचुरल है, प्राकृतिक है,
और ये भिन्नताएं जो हैं आपको स्वयं की जानकारी भी कराता है। जब आप स्वयं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में आगे बढ़ सकते हैं, आपको मदद करता है, सहायता करता है। अतः स्वयं प्रकृति में बहुआयामी होता है। यानी जब आप स्वयं को जानने चलते हैं या जांचने चलते हैं कि अब मैं स्वयं को जानूंगा, और स्वयं को जानने के लिए हमें अपने आप में वो अलग चीज़ें ढूंढनी होती हैं जो दूसरों से हमें अपने में अलग लगें, और अपने आप को जांचने में उस अलगाव को पहचानने में जो कोशिश की जाती है उससे पता लगता है कि प्रकृति ने उसको बहुआयामी बना रखा है। यानी हम कई तरीकों से कई स्तर पर अपने आप को अलग पा सकते हैं। तो ये बहुआयामी होता है। स्वयं को जानना प्रकृति में बहुआयामी होता है। व्यक्ति के शिशु से किशोर, अब आप देखेंगे आप में एक बदलाव ये भी है, हर व्यक्ति में बदलाव है कि वो पहले शिशु था, शैशव अवस्था में था, बाल्यावस्था में आया, फिर किशोर अवस्था में आया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्धावस्था में आ गया। तो इस तरीके से ये अलगाव होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो व्यक्ति के शिशु से किशोरावस्था में विकसित होने के दौरान इस स्वयं में भी बदलाव आते हैं। अगले अध्याय में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं जो हैं बताई गई हैं उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि शैशव अवस्था क्या है, क्या पहचान होती है, उसमें क्या व्यवहार होता है बच्चों का, बाल्यावस्था में आकर किस तरीके का व्यवहार हो जाता है या कैसी समझ हो जाती है, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर किसी भी तरीके की का जुड़ाव जो है, वो समूह जो है वो किस स्तर का हो जाता है, किशोरावस्था में किस तरीके का हो जाता है। ये सारी बातें हम बड़े ही विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। अभी तक के पाठ में हमने जो पढ़ा है स्वयं के बारे में, आशा करती हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर एक लाइक करें और हमको ये बताएं कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। और ये बताने के बाद जब हमें पता लगेगा कि जो छात्र या छात्राएं हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। यदि आपके पास अभी भी कोई समस्या है या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है और वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पाठ को पढ़ने के दौरान समझ नहीं पाए हैं, आप अपने जो प्रश्न हैं ज़रूर कमेंट करें, आपको उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।